दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप अजीब आदमी है यार। अब मुझे लगता नहीं है। अब मैं कन्विंस हो चुका हूं कि यह आदमी अजीब है। इसने पहले अनाउंसमेंट करी, ये देखिए आप स्क्रीन पे। 100% ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मिलिटरीली हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पूरे ईरान को हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया ईरान को। अच्छा, खुद की तारीफ भी करी, खुद को कांग्रेचुलेट भी करा उसने। और ये सब करने के बाद, यानी कि अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पे ये डालने के बाद कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया और बिल्कुल जिसको कहते हैं जड़ें हिला दी हमने ईरान की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देशों को ये कहता है, 7 देश कौन कौन से हैं? चाइना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यूके है, उसमें फ्रांस है। तो ये सारे के सारे देश हैं और सबके सामने उसने ये एक रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करी है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, भाई ने रिक्वेस्ट नहीं करी है, उसने बोला मैं डिमांड करता हूं कि तुम अपने जहाज भेजो। अब ऐसा क्यों है? आपने पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, फिर आपको बाकी नेवीज के जहाज क्यों चाहिए? अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं किसने क्या बोला। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कहता हम भेजते ही नहीं जहाज, भागो यहां से, मना कर दिया। जापान ने मना कर दिया। साउथ कोरिया ने बोला कि हम सोच रहे हैं यार इसके ऊपर, अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, लेकिन हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, अब सोच के बताएंगे आपको, जब सोच लेंगे तब बताएंगे। फ्रांस ने यह बोला है कि हां बिल्कुल सही बात है, हम जरूर अपने शिप्स डिप्लॉय करेंगे, लेकिन जब मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए यार, थोड़ा सा सॉर्ट हो जाए। अभी मामला थोड़ा सा गर्म है, जब मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद जहाज भेज देंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे यूके क्या बोल रहा है? यूके का यह कहना है कि अभी हमें बात करनी बाकी है, अभी हमने ठीक से बात नहीं करी अमेरिका से, जरा डिटेल में। अब देखिए इशू क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बताता हूं। लोग इसकी मदद करते, लोग अमेरिका की मदद क्यों नहीं करेंगे? जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी तो सबके सब आए थे मदद करने के लिए। जब लीबिया में लड़ाई हुई थी, इराक में लड़ाई हुई थी, हर जगह जहां पे अमेरिका गया है वहां पे बाकी लोग गए हैं अमेरिका की। जहां जहां अमेरिका ने मदद मांगी है, पीपल हैव गॉन देयर, पीपल हैव डन देयर बेस्ट। लोगों ने खून बहाया अमेरिका के लिए। भाई, दोस्ती यारी में लोग खून बहा चुके हैं। अब मैं आपको 2 स्टेटमेंट बताता हूं और फिर एक वाकया समझाता हूं, तब आपको पता लगेगा कि अब ये लोग मुंह क्यों मोड़ रहे हैं अमेरिका से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट डेनमार्क को लेके। डेनमार्क ने तो कुछ किया ही नहीं अफगानिस्तान में, जबकि अगर आप रेशियो देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे ज्यादा खून डेनमार्क ने बहाया है अफगानिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा। अलाइड फोर्सेस, अमेरिका को अलग कर दीजिए अगर आप, इफ यू सेपरेट अमेरिका फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोलिशन फोर्सेस दैट वर एक्टिव इन अफगानिस्तान, यू विल फाइंड दैट डेनमार्क हैज शेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, मैक्सिमम लाइव्स वर लॉस्ट डेनमार्क की। मैं रेशियो टू पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा। फिर इन्होंने ये भी बोला अफगानिस्तान के बारे में कि यार ये जो यूके वाले हैं ना, ब्रिटिश ट्रूप्स, ये तो बहुत पीछे थे यार। ये लड़े थोड़ा ना, लड़े तो अमेरिकन ट्रूप्स थे, ये तो हमारे लड़के थे जो लड़े थे, ये तो पीछे थे, छोटे मोटे काम वाम करते थे। इससे यूके में एक बहुत ज्यादा गुस्सा का माहौल बना। तो ये तो 2 इंस्टेंसेस हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपने ही दोस्तों की बेइज्जती करी। अब आपको पता है सबसे ज्यादा जो टैरिफ की मार लगी है वो अमेरिका के खासुल खास दोस्तों की लगी है, जिनसे ये बोल रहा है ना कि तुम जहाज भेजो अपना। चाइना को अलग कर दीजिए, चाइना का भी दोस्त नहीं था अमेरिका का, बाकियों का। आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए टैरिफ, जापान का टैरिफ देखिए आप, यूके का टैरिफ देखिए आप, ये सबके देखिए, जिन जिन से अब मदद मांग रहा है उन सब के ऊपर मोटे मोटे टैरिफ लगा चुका है ये। कनाडा इतना अच्छा दोस्त था, कनाडा के ऊपर इसने टैरिफ लगाए हैं। यहां पे दोस्तों सिर्फ ये 7 देश नहीं, पूरे नेटो को बोल रखा है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग आओ, वरना आपका भविष्य भी खतरे में है। यानी कि अमेरिका फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहां पे सिर्फ इन लोगों को नहीं, नेटो को भी धमकी दे दी है। तो दोस्तों आज की तारीख में जो भी देश हैं वो मना कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई अब हमारे बस का नहीं है, आप खुद देख लो। कुछ पोलाइटली मना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए, कुछ कह रहे हैं हम आएंगे आपके पास, आपसे डिस्कस करेंगे अमेरिका आके, कुछ कह रहे हैं नहीं साहब हम भेज ही नहीं सकते, राइट। और कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि हमें यह देखना है, खासतौर से अब जापान के प्राइम मिनिस्टर का अगर आप बयान देखें, हमें देखना है कि लीगल फ्रेमवर्क में एक ऐसा जचता है कि नहीं जचता। यार लीगल फ्रेमवर्क इसके बारे में क्या कहता है? जापान की प्रधानमंत्री यह भी कह रही हैं कि साहब हमें यह देखना है कि हम किसी और के साथ काम नहीं, हम इंडिपेंडेंटली कैसे, यानी कि अमेरिका के साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है।
और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब ये किसकी बेइज्जती करते 10 लोगों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप विल शूट हिज माउथ ऑफ इन फ्रंट ऑफ समबडी जस्ट लाइक दैट, रैंडमली, आर्बिट्रेरली। वो बोल देगा किसी को यार कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो तुम तो मारे जाते, ये सब बोल देगा। वहां पे दोस्तों अब्बास अरगची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने डायरेक्टली हमें अप्रोच किया है और बोला है कि साहब हमारे जहाजों को आप जाने दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब हम देख रहे हैं कि किसको हम जाने दे सकते हैं, किसको नहीं जाने देंगे हम, ये सारी की सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो यानी कि ईरान के ऊपर बम मारे जा रहे हैं, मिसाइल, बिल्कुल ऑब्वियसली इट्स बीइंग अटैक्ड वेरी बैडली। लेकिन यहां पे एक और चीज है दोस्तों कि बाकी जितने भी देश हैं, और ऐसे कई दर्जनों देश हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो करती है, और वो सारे के सारे देश, और इसमें वो देश हैं जो रिसीव करते हैं, इसमें वो देश नहीं है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, जो कह रहे हैं कि कई सारे देश ईरान के साथ टच में हैं, वो कौन से देश हैं? वो देश हैं जो कि इंपोर्टर्स हैं। वो एक्सपोर्टर नहीं है तेल के, एनर्जी के ना, वो इंपोर्टर्स हैं। वो लोग बात, उसमें से भारत भी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बात करी है। डॉक्टर एस जयशंकर हैज स्पोकन टू मिस्टर अरगची सेइंग दैट इंडियन शिप्स शुड बी अलाउड टू पास। अब दो बातें इसमें सामने आई हैं फिर से। पहली बात तो यह है कि यार साफ सीधी बात है, अरगची साहब ने बोला है कि IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, it is the deciding agency or the armed forces of Iran. They have the power to stop a ship or not to stop a ship. तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने ऐसा बोल दिया है। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी चीज उन्होंने एक और बात बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये डायरेक्टली इट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिस्टर अरगची, लेकिन ये बात हो रही है कि ईरान ने बोला है कि अगर आप चाइनीज युआन में, इफ यू यूज चाइनीज युआन एज अ करेंसी for buying and selling oil, then in that case you can pass freely through the Strait of Hormuz. अगर आप डॉलर में करेंगे तो हम आपको ठोक देंगे। यानी कि डॉलर के ऊपर भी हमला है। ये सिर्फ हमला अमेरिकन बेसेस या इजरायली ठिकानों पर नहीं है, ये सिर्फ अरब देशों के ऊपर नहीं है, ये अपने आप में डॉलर के ऊपर हमला है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चमक गया दोस्तों। अब क्या है कि आप ऊपर से बमबारी तो कर सकते हैं, आपने 50,000 फुट से बम मारे, वहां पे आप मार सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको हरा दे। लेकिन ईरान ने जीतना इतना एक्सपेंसिव कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इज लुकिंग फॉर अ वे आउट। अब वो वे आउट क्या है दोस्तों? कि इज्जत से, अपनी इज्जत बचाते हुए वो लड़ाई, अच्छा उसको जीत भी डिक्लेयर करनी है, तो उसके लोगों ने उसको एडवाइस भी करा कि सर आप एक काम करिए, छोटा सा आप जाके बोल दीजिए कि आप जीत गए, जैसे आपकी आदत है बोलने की। आपने सीज फायर तो 80 बार तो करवा ही दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 80 टाइम्स ही हैज सेड, मोर देन 80 टाइम्स की सीज फायर उन्होंने करवाया था, वरना 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ पता नहीं कितने लोग मर जाते, और पाकिस्तान भी तालियां पीटता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह है कि वही करता धरता है इस पूरी दुनिया का, वही भगवान है, उसके हिसाब से दुनिया चलती है। तो उसके लोगों ने भी यही समझ के उसको बोल दिया कि बॉस आप एक काम करो ना, आप बोल दो आप जीत गए और आप निकल लो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं निकले तो ईरान क्या चाहता है इसमें? ईरान को पता है कि एंड में वो जीतेगा नहीं। अगर रेजिम सरवाइव कर गई तो वही ईरान की जीत है। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इजरायलीज हैं या अमेरिकन हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है तख्ता पलट। क्या वो तख्ता पलट कर पाए अभी तक? ये कह रहे हैं हमने उनके जहाज डुबा दिए, हमने उनके नेवी के जहाज डुबा दिए। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा है कि आप उनके नेवी के जहाज डुबाओ। नेवी के जहाज तो डूबेंगे, आपके भी तो गिर गए कितने जहाज, आपके भी तो बंदे मर गए, आपके भी पानी के जहाजों पर अटैक हुआ है, आपके भी जहाज जो है हवा जो उड़ रहे हैं, आपके फाइटर जेट्स, वो भी गिर गए हैं। वो चाहे एक्सीडेंट में गिरे, फ्रेंडली फायर में, लेकिन लॉस तो आपको हुआ है। किसी का ज्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है, लेकिन वो लॉस जो होता है फिजिकल एसेट्स का, दैट डज नॉट डिफाइन हु वन एंड हु, दैट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई लड़ाई कौन जीता कौन हारा। वो डिसाइडिंग फैक्टर तो है ही नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपने लड़ाई क्यों शुरू करी। आपने जो लड़ाई शुरू करी, आप क्या चाह रहे थे? आप ये चाह रहे थे कि आप तेहरान के अंदर जो तख्त है वो पलट जाए। आपने खमेनी को मार दिया, उन्होंने उसके बेटे को बैठा दिया। अब नेक्स्ट आप उसके बेटे को मार दोगे, वो किसी और को बैठा देंगे। तो क्या आप वो रेजिम चेंज कर पाए जो आप चाहते थे? आप नहीं कर पाए। अच्छा, ये तो अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ईरानियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ईरानियन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम अगर अमेरिकन जीतना चाहते हैं तो वो जीत इतनी महंगी कर दो अमेरिकन के लिए, इतनी ज्यादा महंगी कर दो कि उनको अफसोस हो जाए। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पिरिक विक्ट्री।
A Pyrrhic victory is a victory in which you start regretting that you won because the losses were so high. वो इसी तरीके से है कि आप जंग तो जीत गए लेकिन आपके दोनों बाजू कट गए। तो आप बोलेंगे साहब लड़ाई तो मैं जीत गया लेकिन मेरे दोनों हाथ कट गए, ये कैसी जीत है? इस प्रकार की जीत ईरान कोट अनकोट देना चाहता है अमेरिका को। तो यहां पे मामला फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ यह कह रहा है कि मैंने 100% बर्बाद कर दिया, नस्त नाबूद कर दिया ईरान की फौजों को, और दूसरी तरफ बाकी देशों से कह रहा है कि यार प्लीज अपनी नेवी भेजो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना है। इनिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात ही नहीं हुई थी। आज की तारीख में अमेरिका डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, एंड दिस इज व्हाट इज ट्रबलिंग डोनाल्ड ट्रंप। और हर रोज बीत रहा है, हर रोज पर बैरल डॉलर टर्म्स में दाम बढ़ रहा है तेल का, और ईरान ये चाहता है कि एक ना एक दिन जल्दी ये $200 पर बैरल पार कर जाए, और उस दिन ईरान को ये एहसास हो जाएगा, ये पता लग जाएगा ईरान को कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर दी है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी तब तक हिल चुकी होगी अच्छी तरीके से।